इसी में हमने देखा एक प्रांत है बंगाल, और बंगाल में एक व्यक्ति है मुर्शिद कुली खां, जिसे 1701 में बनाया। 4 में उसने राजधानी ट्रांसफर कर ली मुर्शिदाबाद। यहीं तक केवल हमने देखा था। फिर 1717 में उसने दोनों अधिकार प्राप्त कर लिए, दीवानी भी और सूबेदारी भी। तो अब वह बंगाल का वास्तविक शासक हो गया है। अभी तक वह केवल यहाँ का सूबेदार था। फिर आप पाएंगे कि बंगाल बहुत समृद्ध क्षेत्र है, हर तरह से समृद्ध है। कृषि में तो है ही। बंगाल का महत्व तो आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा, क्योंकि आगे चलकर जब हम पढ़ेंगे कि क्यों बंगाल पर नियंत्रण करने वाला या नियंत्रण करने वाली शक्ति भारत पर जीत जाती है, और क्यों जिसके पास बंगाल नहीं था वह भारत को नहीं जीत पाया, इसमें सबसे बड़ी वजह है बंगाल की विशिष्ट स्थिति। क्यों? इसके पास विस्तृत भूभाग है। इसके अलावा उत्पादकता कह सकते हैं या कृषि योग्य भूमि है। इसके अलावा लगभग हर समय यह राजनीतिक केंद्र के रूप में रहा है, राजनीतिक शक्ति इसकी रही है। राजनीतिक शक्ति रही है, और सबसे बढ़कर व्यापार में भी यह बहुत आगे था। मुख्य रूप से यहाँ चावल है, रेशम है, शोरा है, इन सब का निर्यात होता था। शोरा क्या होता है? क्या है ये? KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम नाइट्रेट को ही कहते हैं शोरा। कई चीजों में इसका इस्तेमाल होता था, जैसे इससे बारूद भी बनाते थे, फूड प्रिजर्वेशन के रूप में भी यह काम करता था। तो इसका बहुआयामी उपयोग था। इन सब का इस्तेमाल, इन सब का निर्यात बंगाल से होता था, और व्यापार इतना अधिक था कि एशिया से इंग्लैंड को जितना भी निर्यात हो रहा है उसका 60% निर्यात अकेले कहां से हो रहा है? बंगाल से। तो अगर इतने शक्तिशाली क्षेत्र पर कोई भी नियंत्रण कर ले तो जाहिर सी बात है भारत जीतने की संभावना उसकी क्या होगी? बढ़ जाएगी। इसीलिए आप पाएंगे कि जब अंग्रेज आते हैं तो अंग्रेजों ने यह चालाकी दिखाई कि उन्होंने बंगाल से ही अभियान शुरू करने की कोशिश की, जबकि उनके समकक्ष जो दूसरी कंपनियां थी, फ्रांसीसी कंपनी है, वो सब दक्षिण से अपने अभियान को शुरू करना चाहती थी। और भारत में दक्षिण से शुरुआत करके भारत जीतना बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि कभी वैसी परंपरा रही नहीं। फिर 1717 में जब यह यहाँ का शासक बना तो इसने कई नए परिवर्तन किए, और उस नए परिवर्तन से बंगाल राज्य को समृद्ध बनाया। जैसे इसने क्या क्या किया? एक तो कोई भी शासक अपनी मजबूती के लिए क्या क्या करता है। जैसे अगर आप शासक होते तो अपने राज्य के लिए क्या करते? सेना बनाएंगे, और आर्थिक स्थिति चाहेंगे कि मजबूत हो जाए। जैसे अगर आपने सेना अच्छी बना ली, सेना अच्छी बनाने के लिए भी आवश्यक है कि आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर हो। पता चले आप खुद ही चंदा मांग रहे हैं तो सेना कहां से बनेगी? और अगर किसी समय अर्थव्यवस्था को बेहतर करना हो उस समय, तो राज्य की अर्थव्यवस्था बेहतर होने का क्या मतलब है? देखिए, देश का आगे जाना और सरकार के आगे जाने में बुनियादी फर्क है। सरकार आगे तभी जा पाएगी जब उसके पास टैक्स कलेक्शन ज्यादा हो, और टैक्स दो तरीके से बढ़ सकता है। या तो आप लोगों से अधिक वसूलना शुरू कर दें, या लोगों की आय में वृद्धि करें। आय में वृद्धि होगी तो भी टैक्स बढ़ेगा,
और कर की दर बढ़ाएंगे तो भी टैक्स बढ़ेगा। तो होशियार व्यक्ति दोनों काम करते हैं, इसने भी दोनों काम किया। एक तो जनता की आय बढ़े, इसके लिए किसानों को कई प्रकार की सहायता दी गई, जिसमें एक है तकावी ऋण। तकावी ऋण कहते हैं, जैसे आजकल केसीसी है। केसीसी क्या होता है? किसान क्रेडिट कार्ड। जैसे किसानों को सहायता मिलती है, वैसे ही तकावी ऋण का मतलब है कि किसान को ऋण दिया गया ताकि वो ठीक से खेती कर पाए। तो इससे कृषि उत्पादकता बढ़ी। कृषि उत्पादकता बढ़ने के साथ इसके राजस्व में भी वृद्धि हुई, और कहते हैं लगभग 20% राजस्व यह अधिक वसूलने लगा, जितना बंगाल में पहले वसूला जा रहा था। और वसूली के लिए भी इसने एक नई पद्धति शुरू की, जिसे कहते हैं इजारेदारी की व्यवस्था। ऐसा नहीं कि इसने शुरू की, पहले से भी चल रही थी, इसने उसे फिर से लागू किया। इजारेदारी की व्यवस्था का मतलब होता है ठेके पर कर वसूलने की व्यवस्था। ठेके का मतलब ये नहीं कि ठेके पर जाके वसूल रहे हैं, मतलब कॉन्ट्रैक्ट पर वसूल रहे हैं। इजारेदारी, इजारेदारी का मतलब होता है जैसे यह भूखंड है तो सरकार ने बोली लगाई कि यहां से आप कितना टैक्स वसूल के देंगे। तो किसी व्यक्ति ने कहा 50 रुपए, किसी ने कहा 100 रुपए, किसी ने कह दिया 250 रुपए। जिसने 250 रुपए कहा उससे कर वसूलने का अधिकार वहां से मिल गया। तो जाहिर सी बात है, ऐसे में राज्य की आय बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि कर वसूलने के लिए लोग अधिक से अधिक बोली लगाते हैं। जिसने 250 बोली लगाई है वह कम से कम 300 तो वसूलेगा ही, क्योंकि इसमें उसका अपना भी हिस्सा शामिल है। और राज्य का भी राजस्व बढ़ा, तो इस वजह से भी 20% इसकी कर का संग्रहण बढ़ गया। फिर आप पाएंगे कि इसने अमीर जमींदारों को सहयोग करने की कोशिश की। क्यों कर रहा होगा ऐसा? अमीर जमींदारों को क्यों बढ़ावा दे रहा होगा? जैसे मान लेते हैं कि इस क्लास में आपको हीरो बनना हो, वैसे बनना नहीं, कल्पना कर लीजिए कि आपको बनना हो कि आप ही नेता बनेंगे, और आपने अपनी उम्मीदवारी घोषित कर ली। फिर आपने देखा कि यहाँ 4-5 छोटे छोटे नेता और हैं, तो अब दो ही स्थिति है, या तो आप उनसे संघर्ष करेंगे या तो उनको अपने पक्ष में करेंगे। संघर्ष केवल तब कर सकते हैं जब आपको इतना विश्वास हो कि वो आपका नुकसान नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपको उतना आत्मविश्वास नहीं है तो आप चाहेंगे कि आपके पक्ष में आ जाए तो बेहतर है। वैसे ही यह अभी नया बंगाल का शासक बना है। अगर नए नए शासन में इसने सभी शक्तिशाली लोगों से मतभेद कर लिया तो शासक बना रह पाना क्या है, बहुत मुश्किल है। क्योंकि जमींदार विद्रोह कर सकते हैं, तो इसने जमींदारों का विद्रोह ना हो इसलिए उसे अपने पक्ष में कर लिया। इजारेदारी की व्यवस्था से जोड़ भी लिया। इससे दोनों को फायदा हो रहा है, जमींदारों को भी और मुर्शिद कुली खान को भी। तो इस तरह से इसने बंगाल में एक बेहतर शासन प्रणाली लागू की। तो सार रूप में कहें तो इसने क्या क्या किया? 17 में जैसे ही यह शासक बना, वैसे ही इसने राजस्व सुधार की कोशिश की। उसके तहत तकावी ऋण दिया और राजस्व संग्रहण बढ़ाया। दूसरा, अपनी शक्ति मजबूत करने के लिए इसने जमींदारों से भी सहयोग किया और बड़े जमींदारों को प्रोत्साहन दिया ताकि विरोध इत्यादि का सामना न करना पड़े। और इस तरह से यह लगभग 10 वर्षों तक शासन करेगा, 1727 तक। और उसके बाद यह चाहता था कि सरफराज को अगला नवाब बनाए। अब जैसे ही हम ये कह रहे हैं कि मुर्शिद कुली खान चाहता है कि अगला नवाब कौन हो, इसका मतलब है कि अब बंगाल पर मुगलों का नियंत्रण रहा या नियंत्रण नहीं रहा? नहीं रहा, क्योंकि प्रांत का प्रशासक किसे नियुक्त करना चाहिए? मुगल बादशाह को। लेकिन कर कौन रहा है?
जो वहां का शासक है वो कर रहा है। इसका मतलब है बंगाल अब मुगल नियंत्रण से बाहर जा चुका है। और फिर यह चाहता था कि सरफराज को बनाए अगला नवाब, लेकिन सरफराज की बजाय बन गया शुजाउद्दीन। क्यों ऐसा हुआ? सरफराज था कौन? देखिए, ये चाहता था कि सरफराज खान को टीम में ले ले, लेकिन फिर ऐसा हो नहीं पाया, शुजाउद्दीन बन गया। सरफराज इसकी बेटे का बेटा है और ये इसकी बेटी का पति है। तो शुजाउद्दीन ने कहा, जब पापा मैं हूं ही तो सरफराज को क्यों बना रहे हो? तो जबरन शुजाउद्दीन नवाब बन गया, जबकि यह चाहता था सरफराज को। कहते हैं मुर्शिद कुली खान का एक बेटा था, किसी दुर्घटना में या तो उसकी मृत्यु हो गई, या कई जगह ऐसी भी कहानी आती है कि खुद मुर्शिद कुली खान ने ही उसे मृत्युदंड दिया था, उसने कोई ऐसा अपराध किया था। इस वजह से इसका कोई पुत्र इत्यादि शासन के लिए दावेदार नहीं था। फिर इसने पहले शुजाउद्दीन नवाब बना, फिर सरफराज नवाब बना। ये केवल क्रम में आपको याद रखना है। फिर जो महत्वपूर्ण नवाब बनेगा वह है अलवर्दी खां, जो 3940 में शासक बनेगा। और अलवर्दी खां को ही कहा जाता है बंगाल का वास्तविक संस्थापक। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसने मुगलों से जो नाम मात्र का भी संबंध था वो भी समाप्त कर दिया और किसी तरह का नजराना वहां भेजना बंद कर दिया। अब संपूर्ण राजस्व पर किसका नियंत्रण है? अलवर्दी खां का नियंत्रण है। ध्यान रखना है, यह वही समय है जब अंग्रेज, फ्रांसीसी ये सब भारत में आ चुके हैं। 1740 का समय है, वो सब 1600 से यही है। 1600 से फ्रांसीसी थोड़े बाद में आएंगे, लेकिन 1664 से वो भी यहाँ हैं, या 68 से तो है ही कम से कम। तो अलवर्दी खां को फिर इन लोगों से भी सामना करना पड़ेगा। जैसे अंग्रेजी कंपनी है वो कलकत्ता में किला बनाना चाह रही है, वैसे ही फ्रांसीसी है वो चंद्रनगर एक जगह है बंगाल में, वहां किला बनाना चाह रही है। और ये उन सब की किलेबंदी का विरोध कर रहा है। किला बनाने का क्या मतलब है और क्यों शासक उसका विरोध करते थे? जैसे अगर ये बंगाल है, किला बनाने का मतलब है यह क्षेत्र जो पूरी तरह से घिर गया, यानी आपने 20-25 फीट ऊंची दीवार बनाई और चारों तरफ से घेर लिया। उसके अंदर में क्या हो रहा है पता ही नहीं है। क्या पता आप लगातार वहां अपनी सेना बढ़ा रहे हो, क्या पता आप युद्ध की सामग्री ला रहे हो। चूंकि वह बंद क्षेत्र है तो निगरानी भी नहीं हो पाएगी, नवाब की सेना भी वहां नहीं जाएगी, पुलिस भी नहीं जाएगी। तो इससे कंफ्यूजन होता था, या इससे एक संशय होता था कि पता नहीं वहां क्या हो रहा है। तो कोई भी शासक ये नहीं चाहता था कि उसके राज्य में कोई और किला बना ले। तो किलेबंदी को लेकर आप पाएंगे कि बहुत विवाद शासकों में होगा। क्यों? क्योंकि यह एक ऐसा संशय प्रदान कर रहा है जो कि राज्य के लिए खतरा है। तो इस समय फ्रांसीसी भी किला बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अंग्रेज भी। अलवर्दी खां ने दोनों का विरोध किया, लेकिन विरोध करने के क्रम में वह जान गया कि इनसे निपटना बहुत आसान नहीं है। तभी अलवर्दी खां ने इसकी तुलना किससे की थी? यूरोपियों की मधुमक्खी से तुलना की थी। मधुमक्खी से तुलना करने का मतलब है, इसने कहा कि अगर आप उनसे अच्छे से पेश आएंगे तो आपको शहद मिलेगा, और अगर आप उनसे खराब तरीके से पेश आएंगे तो आपका वजन बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि मधुमक्खियां फिर काट काट के आपको परेशान करेंगी। तो अलवर्दी खां कह रहा है कि अगर यूरोपियों से बेहतर संबंध आपने बनाए तो आपको व्यापार में लाभ होगा, लेकिन अगर खराब संबंध बनाए तो वह आपके लिए प्राण घातक हो सकता है। तो अभी से भारतीय शासकों ने सरेंडर करना शुरू कर दिया। जब आप ये कह रहे हैं कि ये मधुमक्खी की तरह है, जबकि ये बाहर से आए हैं, कम लोग हैं, तब भी एक तरह से समर्पण की स्थिति बन गई।
इसके अलावा पाएंगे इसी समय इसे मराठों के भी आक्रमण का सामना करना पड़ा, अफगानों के भी आक्रमण का सामना करना पड़ा। उन सब से यह निपट पाया। फिर 56 तक इसने शासन किया और संयोग से इसका भी कोई पुत्र नहीं था। 3 पुत्रियां थी। उत्तराधिकार को लेकर विवाद हुआ। उसी उत्तराधिकार विवाद में अंततः 1756 में एक व्यक्ति नवाब बन गया जिसका नाम है सिराजुद्दौला। और उसी के समय भारत के लिए पहली प्राणघातक लड़ाई होगी जिसे कहते हैं प्लासी की लड़ाई। क्यों होगी वो हम लोग पढ़ेंगे। तो यहां हम लोग एक खास शासक तक पढ़ेंगे हर राज्य में, और वापस फिर यहीं लौटेंगे जब अंग्रेजों के साथ उनका संघर्ष होगा। तो वहां आपको ध्यान रखना है, जब हम ब्रिटिश कंपनी से बंगाल का संघर्ष पढ़ेंगे तो वहां कहानी कहां से शुरू होगी, सिराजुद्दौला से, और क्या विवाद था इत्यादि इत्यादि उस समय समझेंगे। तो क्रोनोलॉजी में याद रखें कि बंगाल में पहला व्यक्ति कौन है जिसने स्थापना की, मुर्शिद कुली खान है। उसने कुछ सुधार किए। उसके बाद फिर शुजाउद्दीन बना, सरफराज बना, फिर बना अलवर्दी खां। अलवर्दी खां को वास्तविक संस्थापक कहते हैं क्योंकि इसने मुगलों से संपूर्ण संबंध समाप्त कर लिए, महावत जंग इत्यादि की उपाधि ली, यूरोपीय कंपनियों को खास दृष्टि से देखा और अंततः 56 में सिराजुद्दौला यहाँ का नवाब बना। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।